अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान 2059 पेपर वन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दैट इज फ्रॉम सेक्शन सी एंड दैट इज नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1997 एंड 1999। हमारी टाइमलाइन खत्म होती है 1999 पे। तो ये समझो टाइमलाइन वाइज देखे तो हमारा आखिरी टॉपिक है। और बेटा यहाँ पर मैंने एक सवाल बनाया हुआ है। दैट इज हाउ सक्सेसफुल was नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1997 एंड 1999। तो हमें पता है कि पहले बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर बेनजीर और फिर नवाज शरीफ साहब। तो ये सेकंड टाइम है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 1997 और 1999 के दरमियान जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए और मैं इनकी सक्सेस में इनको क्रेडिट देता हूं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर। बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं तो पहली बात, इन्होंने 13 अमेंडमेंट पास किए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसमें पहले 13 अमेंडमेंट पास किए, फिर 14th अमेंडमेंट पास किए, फिर 15th अमेंडमेंट पास की। तो बेटा अभी मैं ये तीनों अमेंडमेंट्स का यानी कि बेटा ए बी सी करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की हेडिंग के अंडर आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं 13 अमेंडमेंट्स की। The 13th Amendment to the Constitution of Pakistan removed the President's power to dissolve the National Assembly and strengthen parliamentary democracy and Prime Minister's authority। देखो भाई, अभी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ने हटा दिया। तो बेटा इस वजह से कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पा रही थी। पहले जिया उल हक ने अपने वो 8 अमेंडमेंट के पावर को यूज करते हुए हटाया जुनेजो को। फिर गुलाम इसा खान ने 2 साल की हुकूमत को डिसमिस किया बेनजीर की, और बेनजीर को हटा दिया। यानी गुलाम इसा खान ने फिर 8 अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया। फिर गुलाम इसा खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को हटा दिया 8 अमेंडमेंट को यूज करते हुए। फिर लगारी साहब ने बेनजीर को हटा दिया। तो यार ये कोई बच्चों का खेल है कि आप जिसको चाहे हटाते रहते हो। प्राइम प्रेसिडेंट का मूड बनेगा, हटाओ भाई हटाओ, खत्म करो, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करो। यार ये तो तरीका नहीं है ना यार। नवाज शरीफ ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करके जाऊंगा। तो इसने 13 अमेंडमेंट पास करके प्रेसिडेंट को जस्ट एक सेरेमोनियल पोजीशन बना दिया, एक फिगर हेड बना दिया। भाई प्रेसिडेंट के पास अब नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का पावर नहीं है। और अब एक पार्लिमानी निजाम होगा, सदारती निजाम से यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ लेकर आए, जिधर प्राइम मिनिस्टर अब एक अथॉरिटी होने वाले थे। यानी कि प्रेसिडेंट का राइट कम है, प्राइम मिनिस्टर का राइट ज्यादा है। ठीक है, और आज के दौर में भी ऐसा ही है। देखो आज के दौर में प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान, 2026 की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है आप लोग यकीन करो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। बेटा हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं बेटा। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन जवाब दे रहा है ये भाई? जरा जवाब देखते हैं आप लोग के। जी, मनाहिल कह रही बिलावल भुट्टो, नहीं बेटा, दैट इज आसिफ अली जरदारी। हाँ तहरीम ने सही जवाब दिया है बेटा, इसके अलावा बस तहरीम नहीं, और अयान ने भी सही, नबील ने भी अच्छा। तो बेटा ज्यादातर बच्चों को तो यही नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है। देखो दैट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि जहां जहां प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी इतनी होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन चल रहा है। तो ये वाले हालात थे उस टाइम पे भी, ये नवाज शरीफ ने चेंज किया। दूसरी बात बेटा, इन्होंने 14 अमेंडमेंट पास की। बेटा 14 अमेंडमेंट क्या थे? जो हॉर्स ट्रेडिंग या फिर फ्लोर क्रॉसिंग का जो सिस्टम था उसको खत्म किया। भाई क्या है सीन, सीन क्या है बेटा, जरा मैं आपको समझाता चलूं। देखो भाई, कोई भी नहीं जानता था कि जुहेब इकबाल कौन है। ठीक है जी, जुहेब इकबाल को कोई भी नहीं जानता था। जुहेब इकबाल साहब ने क्या किया, किसी मशहूर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा आजकल ट्रेंडिंग में कौन सी चल रही है? भाई पीटीआई चल रही है, मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा। पीटीआई किसको जानती थी भाई? इमरान खान को। ठीक है जी, लोग किसको जानते थे? इमरान खान। जुएब को कोई जानता था क्या? नहीं। लेकिन जुएब साहब इमरान खान के पास गए, सर आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ।
अब लोगों ने वोट दिए भाई मुझे। क्यों वोट दिए? क्योंकि उनको किसको वोट देना था? उनके लीडर को। तो उन्होंने किसको वोट दिए? जुएब साहब को वोट दिए, हालांकि जुएब को कोई जानता नहीं है, फिर भी वोट दे रहे हैं। अब जुएब साहब सीट जीत गए नेशनल असेंबली के अंदर। ठीक है जी। नेशनल असेंबली के अंदर सीट जीतने के बाद इनको ऑफर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारी साइड आ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। जुएब साहब कह रहे हैं कि भाई सॉरी मुंह, हम जा रहे हैं आपको छोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ। अरे जो तुम्हें सीट मिली थी वो किसकी तरफ से मिली थी? वो पीटीआई की तरफ से मिली थी। लोगों ने किसका मेंबर देख के तुम्हें वोट दिया? पीटीआई का मेंबर। और अब तुम किधर जा रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। नवाज शरीफ ने कहा ये हॉर्स ट्रेडिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दो, इलीगल करार दो। भाई अगर आपको जाना है ना दूसरी पार्टी, आप अपनी सीट छोड़ो, क्योंकि सीट आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे जीती थी, अब आप उसको नहीं छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से बेटा 14 अमेंडमेंट पास किया। अच्छी बात है कि नहीं है भाई? इट स्टॉप द पीपल फ्रॉम स्विचिंग वन पार्टी टू अनदर। ठीक है जी। इसके अलावा 15 अमेंडमेंट पास किया बेटा। 15 अमेंडमेंट क्या था? वही ड्रामेबाजी थी बेसिकली, कि इन्होंने कहा हम शरीयत को सुप्रीम लॉ बना देंगे। इन्होंने नेशनल असेंबली में तो उसको पास किया, लेकिन सेनेट में ये फेल हो गया था। और इवेंचुअली नवाज शरीफ सिर्फ अनाउंस ही करता था कि हम शरीयत को, इस्लामिक शरीयत को इम्पोज करेंगे, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो बेटा दैट वर 13th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट एंड 15th अमेंडमेंट, एंड ऑल टुगेदर दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बिटवीन 97 एंड 1999। अच्छी बात है भाई। फिर बेटा अगर इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन रिलेशनशिप्स की बात करो, तो नवाज शरीफ ने कुछ अच्छे भी काम किए थे बेटा। मिसाल के तौर पे पहले तो देखो, दोनों ने अपने 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, इंडिया और पाकिस्तान ने। इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की। तो बेटा न्यूक्लियर कैपेसिटी भी पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के टाइम पे दिखाई। देखो हुआ क्या था कि 1998 में इंडिया ने राजस्थान में, सिंध से बिल्कुल टच होता है राजस्थान, यहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिए। क्या किए? अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिए। पाकिस्तान ने जवाब तो देना था ना कि भाई हमारे भी हथियार जो है वो चलते हैं, चाइना के पटाखे नहीं है कि फुस हो जाए, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे चागी हिल्स पे बलूचिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, इंडिया को जवाब दिया। तो जब यहाँ पे जवाब दिया बेटा, तो बड़े मसले भी हुए थे। वो फिर एक अमेरिका की तरफ से, फिर जापान की तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शंस, और पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी। लेकिन नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ बेशक मुश्किलात आई, क्योंकि कोई मुल्क थोड़ी चाहता कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, लेकिन नवाज शरीफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई हमारे भी न्यूक्लियर चलते हैं। बेटा ये एक और पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव चीज थी कि इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन भाई जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि आप अब अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने कहा भाई सिर्फ हम क्यों, इंडिया क्यों नहीं? इंडिया भी तो अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग को छोड़े ना। अगर हम पीछे हटते हैं तो इंडिया भी पीछे हटे। और इवेंचुअली बेटा 1999 के अंदर लाहौर डिक्लेरेशन नाम का एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से वाघा बॉर्डर पे मुलाकात करते हैं, और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज लाहौर डिक्लेरेशन। और इसमें दोनों ने अनाउंस किया कि हम अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोक देंगे। दिस वॉज सीन एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग टेंशन विद इंडिया। तो यहां पर पीस मेकर वाला काम करके भी नवाज शरीफ ने क्रेडिट ले लिया। पहले तो इन्होंने चागी हिल्स पे वेपन्स टेस्ट करके क्लियर क्लियर एक एडवांटेज लिया। फिर उन्होंने पीस का एग्रीमेंट साइन करके इंटरनेशनली पीस मेकर वाली रेपुटेशन भी गेन की। तो बहुत अच्छे काम किए भाई। लेकिन कुछ मसाइल भी थे इनके टाइम। भाई नजर ऐसा आ रहा था कि नवाज शरीफ की टाइम पे बड़ा पॉलिटिकल फ्रीडम होगा, जर्नलिस्ट को फ्रीडम दिया जाएगा, प्रेस आजाद होगा, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। क्यों भाई? द अथॉरिटेरियन टेंडेंसी, नवाज शरीफ की अथॉरिटी दिखाने की जो टेंडेंसी थी वो आहिस्ता आहिस्ता वाजे होने लगी। बेटा जो भी नवाज शरीफ के हक में बात करेगा ना, वो जर्नलिस्ट तो खुशहाल रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई जर्नलिस्ट नून लीग के खिलाफ यानी कि मुस्लिम लीग के खिलाफ आवाज उठाए, नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए,
अनएक्सपेक्टेड टैक्स इंस्पेक्शन हो रही है। बेटा उनके ऊपर क्या हो जाती थी? टैक्स इंस्पेक्शन। भाई तुमने अपना टैक्स दिया हुआ है कि नहीं? हुकूमत के खिलाफ बोलने से पहले देखो कि आपका टैक्स क्लियर है कि नहीं है। 1 रुपए भी क्लियर नहीं है, जेल में डालो, उसको सजाएं दो। तो इस तरीके से जर्नलिज्म को दबाया गया, जर्नलिस्ट को रोका गया। उसके अलावा बेटा नजम सेठी साहब। नजम सेठी कौन है भाई? देखें भाई, लड़के अक्सर जानते हैं इनको। क्यों? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं ना, नून लीग की तरफ से। ये किसके मेंबर है? नून लीग के मेंबर। तो बहरहाल ये शुरू में इनिशियली जो है वो नवाज शरीफ के बड़े दुश्मन थे, इनके खिलाफ बड़ी बात करते थे। तो क्या हुआ? अचानक से गायब हो गए भाई नजम सेठी साहब। पुलिस ने सीक्रेटली इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, इनको जेल में डाल दिया, गायब कर दिया। देर वॉज एन इंटरनेशनल आउटक्राई। बेटा इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज उठने लगी, कहाँ गया नजम सेठी भाई? तो 1 हफ्ते बाद फिर पुलिस ने इसको रिलीज किया। तो बेटा इस तरीके से दिखाई दे रहा था कि मीडिया उतना आजाद है नहीं जितना नवाज शरीफ शो करने की कोशिश करे। मीडिया क्या आजाद होगा? हमारे चीफ जस्टिस साहब आजाद नहीं थे। मैंने आपको अक्सर वो वीडियो दिखाई है। कौन सी वीडियो? द अटैक ऑन सज्जाद अली शाह सज्जाद अली शाह। बेटा होता क्या है कि चीफ जस्टिस साहब जिनका नाम था सज्जाद अली शाह, इनकी खूबसूरत सी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता चलूं। बेटा इन्होंने केस खोल दिया नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। क्या केस खोल दिया? भाई इन्वेस्टिगेशन करो, करप्शन चल रही है फुल। बेटा नवाज शरीफ के लोगों को मालूम था कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई तो नवाज शरीफ को होगी लंबी जेल। तो क्या हुआ बेटा? जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, नवाज शरीफ के सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स थे, बिरयानी की प्लेटों पे ये समझो, ये ऐसे आ जाते, दीवारें चढ़ गए। किधर चढ़ गए? दीवारों पे चढ़ गए, सुप्रीम कोर्ट की जंगलों पे चढ़ गए बेटा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जान को खतरा यहाँ पे था। और बेटा इवेंचुअली उनको ये केस मुकम्मल नहीं करने दिया गया। आप देख सकते हैं कि उनको ये केस मुकम्मल नहीं करने दिया। चीफ जस्टिस हैड टू रन फॉर ए सेफ्टी। उनको अपनी जान बचानी पड़ी। इवेंचुअली ही वाज रिमूव्ड। चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को लगा दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जुडिशरी तक आजाद नहीं थी नवाज शरीफ की हुकूमत में। तो पॉजिटिव जहां थे वहां पे नेगेटिविटी भी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे तो इंटरनेशनल सैंक्शंस उठी। खासतौर पे यूएसए और जापान ने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन इतनी डाउन टर्न में थी, महंगाई बहुत बढ़ गई। और बेटा नवाज शरीफ इकोनॉमी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए फ्यूल की प्राइसेस को सेवरल गुना, जैसे अभी पेट्रोल कितना महंगा किया था, इसी तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत ने पहले भी पेट्रोल को बहुत कीमतों में इजाफा करके इकोनॉमी को चलाया। अदरवाइज तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता, इतने बुरे हालात में थे। और इवेंचुअली बेटा मैं बात करूंगा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की। आप कहोगे सर आपने 4th पॉइंट छुड़वा दिया, वो 4th पॉइंट इसी में लेकर आऊंगा बेटा। ठीक है। बेटा होता क्या है कि 1999 में पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के कमांड के अंडर अपनी फौज भेजता है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करता है बेटा, एलओसी क्रॉस करता है। और इंडिया की साइड कश्मीर में 2 टाउन्स यानी कि कारगिल और द्रास को अटैक करता है। पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि इस बार तो कश्मीर हम लोग कैप्चर करके ही रहेंगे। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया सिवाय यूएनओ को कंप्लेन की कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया है, पाकिस्तान हमारी साइड पे है, इसको वापसी बुलाए। बेटा यूएनओ ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, नवाज शरीफ को प्रेशराइज किया, अपनी फौज वापसी निकालो। पाकिस्तान मासूम बन गया। कौन सी फौज, कैसी फौज, हमें तो मालूम ही नहीं है। कहाँ कारगिल क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। नवाज शरीफ रिफ्यूज टू हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस आर्मी। नवाज शरीफ ने कहा मुझे तो नहीं पता। जबकि पाकिस्तान जानबूझ के इसको डिले करा था। पाकिस्तान ने कहा कुछ दिन का टाइम मिल जाए ना तो हम कश्मीर फतह कर लेंगे। बट इवेंचुअली वो काम हो नहीं पाया। एंड नवाज शरीफ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने फौज भेजी और फौज वापसी बुलाने पड़ी। नवाज शरीफ इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराता है परवेज मुशर्रफ को। और परवेज मुशर्रफ इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं नवाज शरीफ। वो कहते हैं नवाज शरीफ अगर कुछ और दिन लड़ने देता तो हम लोग कश्मीर फतह कर चुके होते, आज कश्मीर हमारा होता। जिसकी वजह से बेटा देयर वर सिविल मिलिट्री टेंशंस बिटवीन
द पॉलिटिशियंस यानी कि जो गवर्नमेंट थी उनकी जो टेंशन्स थी वो आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ स्टार्ट हो गई। नवाज शरीफ और जो परवेज मुशर्रफ की दुश्मनी थी, देखो आज तक चल रही थी, वो टिल द डेथ ऑफ परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ की डेथ तक ये मसले खत्म नहीं हुए थे, इनके केसेस खत्म नहीं हुए थे जो परवेज मुशर्रफ पे इन्होंने स्टार्ट किए, ठीक है जी। बेटा परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक है ना, बाद में बने, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो हैं वो जहाज में आ रहे थे, 1999 की बात, 12 अक्टूबर 1999। नवाज शरीफ ने इनके जहाज को पाकिस्तान लैंड होने से मना कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा, लेकिन आर्मी ने बगावत की। आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर के कमांड के अगेंस्ट जाके ना सिर्फ जहाज लैंड करवाया, बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर प्लेन हाईजैकिंग का केस बनाया। और बेटा ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को आर्मी अटैक करती है, नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस तरीके से फिर 12 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान एक बार फिर अपने मार्शल लॉ की तरफ जाता है। नवाज शरीफ की हुकूमत डिसमिस हो जाती है और मुल्क अब परवेज मुशर्रफ के हाथों में चला जाता है थ्रू मार्शल लॉ। यहां तक टाइमलाइन है। ये आखिरी इवेंट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा। आई होप कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज को डिटेल में समझा दिया आप लोग।